नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस और एमपीपीएससी विद के एमपीपीएससी 2020 के नवीन सिलेबस के अनुसार डेली बेसिस पर 8 बजे ये हमारी निःशुल्क कक्षाएं हैं और यह वीडियो नंबर है 33। अर्थात इसके पहले 32 वीडियो आ चुकी हैं और परमार वंश की है भाग 2 है और भाग 2 के साथ ही साथ अंतिम भाग है। दोस्तों, परमार वंश को हमने 2 पार्ट में कवर किया है। भाग 1 अपलोड हो चुका है, आप उसे देख सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी और मैंने उसकी जो पीडीएफ है वह आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और साथ ही साथ मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना दी है एमपीपीएससी 2020 नवीन सिलेबस के अनुसार, वहां पर वह सभी की सभी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएंगी, पूरी की पूरी इसके पहले की आई हुई वीडियो। और यह भाग 2 है दोस्तों, परमार वंश, मालवा का परमार वंश। कल हमने भाग 1 डिस्कस किया था और भाग 2 के साथ साथ यह अंतिम भाग है। और इसी के साथ दोस्तों हमारा जो प्राचीन मध्य प्रदेश का इतिहास है हमने उसे कवर कर लिया और अब नेक्स्ट ईयर अर्थात कल से हम लोग डिस्कस शुरू कर देंगे दोस्तों मध्य प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास। और लगभग दोस्तों ये मैं गारंटी देता हूं 10 से 15 दिन में दोस्तों हम पूरा कवर कर लेंगे मध्य प्रदेश का इतिहास और यह यूनिट 1 हमारी खत्म हो जाएगी और इसके बाद हम शुरू कर देंगे यूनिट 2। आई होप आप लोगों को इसी तरीके से सहयोग मिलता रहा तो हम लोग जल्द ही पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का यह सेशन मध्य प्रदेश का इतिहास प्रमुख राजवंश भाग 33 के अंदर मालवा का परमार वंश। कल हमने भाग 1 डिस्कस किया था, भाग 2 है और अंतिम भाग है दोस्तों, तो इसे ध्यान से देखिए। वीडियो कुछ बड़ी होगी तो आप लोग शिकायत मत करिएगा क्योंकि मैंने भाग 2 में पूरा का पूरा कवर करने की कोशिश करी है, दूसरा हमें भाग पार्ट ना बनाना पड़े इसलिए थोड़ी बड़ी वीडियो होगी आज की। तो देखते हैं सिंधु राज परमार। मैंने आपको बताया था जो मुंज थे परमार नरेश बागपति मुंज, उनके बाद उनका भाई सिंधु राज परमार शासक बनता है। अब देखते हैं हम क्या होता है इसके बाद में। बागपति मुंज के बाद इसका भाई सिंधुराज शासक बनता है। दोस्तों सिंधुराज क्या करता है, मैंने आपको शुरुआत में बताया था चालुक्य नरेश थे जो उनके द्वारा हत्या कर दी जाती है किसकी, बागपति मुंज की, और उसके बाद सिंधुराज बनते हैं। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे सिंधुराज सबसे पहला कार्य क्या करते हैं, बदला लेते हैं, रिवेंज लेते हैं। तो सिंधुराज जो चालुक्य नरेश थे सत्याश्रय इनको मिलते हैं वहां पर, तो सत्याश्रय नामक जो चालुक्य नरेश थे इनको परास्त करके अपने भाई का खोया हुआ भूभाग वापस लेते हैं। तो कौन लेते हैं, सिंधुराज अपने भाई का खोया हुआ भूभाग वापस लेते हैं। सिंधु राज द्वारा दोस्तों कई विजयों को प्राप्त किया गया था, अर्थात यह इस वंश के काफी अधिक फेमस और प्रतापी राजा थे, तो इनके द्वारा काफी सारी विजय थी वह प्राप्त की गई थी। इनका विवरण आपको कहां पर मिलेगा, एक ग्रंथ था, पहले के राजा ग्रंथ लिखवाते थे, उस ग्रंथ का नाम क्या था, नव सहसाक चरित्र दोस्तों। और इस ग्रंथ का रचनाकार कौन था, यह भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो इसका रचनाकार कौन था दोस्तों, पदगुप्त, याद रखना है आपको। और यह इसी के कवि भी थे, इनके राजकवि, किसके, सिंधुराज के राजकवि भी थे पदगुप्त, तो उनको आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। और सिंधुराज ने कई विजय प्राप्त की थी और इन विजयों का विवरण कहां पर मिलता है दोस्तों, नव सहसाक चरित्र ग्रंथ से प्राप्त होता है और इसके रचनाकार कौन थे, पदगुप्त नामक कवि इसके रचनाकार थे। इसी ग्रंथ में दोस्तों जानकारी मिलती है कि सिंधुराज द्वारा धार में एक शिवलिंग की स्थापना की गई थी। इसलिए आपको मालूम होना चाहिए धारा नगरी को किसकी राजधानी कहा जाता है, राजधानी थी परमार वंश की दोस्तों, तो यह भी आपको याद रखना है। प्रारंभिक राजधानी उज्जैन थी परंतु बाद में धार राजधानी बनती है। मैंने आपको बताया था किसके द्वारा राजधानी को ट्रांसफर किया गया था, तो बागपति मुंज द्वारा ही से ट्रांसफर किया गया था। तो देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, राजा भोज का शासन। दोस्तों सिंधुराज, राजा भोज, इसके बाद आते हैं सिंधुराज, इन्हीं के बाद आते हैं किनके बाद, सिंधुराज के बाद कौन आते हैं दोस्तों, राजा भोज आते हैं। और राजा भोज सर्वाधिक फेमस रहे हैं, आप सभी को मालूम होना चाहिए, भोपाल नगरी को इन्हीं के नाम पर बसाया गया था। इनका भोपाल नगरी का पहले नाम था दोस्तों भोजपाल, अर्थात भोज की नगरी, और धारा को भी भोज की नगरी कहा जाता है। और अगर दोस्तों आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजा भोज की नगरी किसे कहा जाता है, तो आपको राइट आंसर लगाना है दोस्तों धार, ना कि भोपाल। अगर भोपाल ऑप्शन में दिया भी गया है तो भी आपको आंसर क्या लगाना है, धार लगाना। और अगर धार आंसर में नहीं दिया गया तो वहां भोपाल दिया होगा तो तब आपको वहां पर भोपाल लगाना है। तो देखते हैं राजा भोज का शासन हम देखेंगे। सिंधु राज के पश्चात उनका पुत्र राजा भोज शासक बनता है, अर्थात सिंधु राज कौन थे, इनके पिता थे। इसके बाद हम देखेंगे भोज का शासन काल कब से कब तक रहा था, वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो इनका शासन रहा है 1000 से 500 ईस्वी तक। किसका शासन रहा है दोस्तों, राजा भोज का शासन रहा है 1000 से 500 ईस्वी तक शासन रहा है राजा भोज का, जो कि काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। भोपाल, राजा भोज के नाम पर ही भोजपाल इसका नाम था। तो अर्थात दोस्तों भोपाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, इन्हीं के द्वारा की गई थी और प्रारंभ में इसका नाम क्या था, भोजपाल था, वर्तमान में इसका नाम भोपाल है। आगे मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, जब हम आधुनिक भारत का इतिहास देखेंगे तो आधुनिक भोपाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, जो हम देखेंगे आपको बताऊंगा आगे चल के, उसको आप देखना। परंतु यहां पर आपको केवल याद रखना है प्राचीन जो भोपाल था उसका नाम था भोजपाल और उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, इन्हीं के द्वारा की गई थी। तो राजा भोज ने भोपाल के निकट दोस्तों एक भोजपुर नामक ग्राम बसाया था, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर शिवलिंग भी है दोस्तों, और यहाँ पर मैं अभी आगे बताऊंगा आपको, इन्हीं के द्वारा एक शिवलिंग स्थापित किया गया था जिसे मध्य प्रदेश का सोमनाथ की संज्ञा भी दी जाती है, जो कि काफी विशाल मंदिर है शंकर जी का, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, इसको हम देखेंगे।
तो राजा भोज ने भोपाल के निकट भोजपुर ग्राम बसाया था दोस्तों, और यहीं पर एक शिव मंदिर का निर्माण कराया था दोस्तों। यह वही मंदिर है, भोजपुर का मंदिर है वर्तमान में आपको, परंतु याद रखना दोस्तों यह भोपाल जिले में नहीं आता, यह आता है रायसेन जिले में। तो आपको याद रखना है भोजपुर किस जिले में आता है, भोपाल के निकट है। तो काफी बार कंफ्यूजन हो जाता है और स्टूडेंट्स क्या आंसर लगा देते हैं, स्टूडेंट लगा देते हैं आंसर भोपाल। भोपाल आंसर राइट नहीं है, यह रायसेन के अंतर्गत आता है। यहीं एक शिव मंदिर का निर्माण कराया था जो मैंने आपको बता दिया है। और भोज द्वारा दोस्तों यहीं पर, यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एक साइक्लोपिलियन बांध बनाया गया था दोस्तों। कहां पर, इसी भोजपुर ग्राम में एक बांध भी बनाया गया था, और जो काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। क्या नाम था इस बांध का, साइक्लोपियन बांध बनाया गया था इस दौरान, किसके द्वारा, राजा भोज द्वारा यह भी बनाया गया था। तो देखते हैं अब नेक्स्ट, राजा भोज ने विभिन्न विषयों पर दोस्तों 23 ग्रंथों की रचना की थी। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, कितने ग्रंथों की रचना की थी, 23 ग्रंथों की रचना की थी। परंतु दोस्तों इससे अधिक ग्रंथों की रचना उन्होंने की थी, परंतु केवल और केवल 21 से 23 ग्रंथ अभी प्राप्त हुए। आगे मैं बताऊंगा कितने ग्रंथों की उन्होंने रचना की थी। आईने अकबरी दोस्तों के अनुसार राजा भोज के दरबार में लगभग 500 विद्वान थे। कितने विद्वान थे, 500 विद्वान थे। राजा भोज के प्रमुख दरबारी विद्वान कौन थे दोस्तों, धनपाल एवं उवत। तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट नाम है, इनको याद रखना है। धनपाल नामक और उवत नामक इनके प्रमुख दरबारी विद्वान थे। काफी अधिक अन्य विद्वान थे, परंतु यह इंपॉर्टेंट विद्वान थे जिनके नाम है धनपाल और उवत। भोज ने धार में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी, जिसे भोजशाला भी कहा जाता है दोस्तों। तो यह संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी, और यहीं पर दोस्तों एक सरस्वती मंदिर भी बनाया था भोज ने। तो यह हम आगे डिस्कस करेंगे। इसी विद्यालय में एक सरस्वती मंदिर भी बनाया गया था राजा भोज द्वारा। तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सरस्वती मंदिर भोज द्वारा कहां बनाया गया था, धार में बनाया गया था, और यहीं पर एक संस्कृत विद्यालय भी शुरू किया गया था जिसे भोजशाला कहा जाता है। अब यहां पर देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भोज से संबंधित। दोस्तों भोज ने 1008 ईस्वी में हिंदू शाही आनंदपाल की मदद की थी महमूद गजनवी के विरुद्ध। तो यह भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। एक इंपॉर्टेंट नाम मिलता है, उसको भी याद रख लीजिए, आगे आपको काम आएगा। त्रिलोचन पाल, याद रख लीजिए। त्रिलोचन पाल कौन था दोस्तों, यही वो हिंदू शाही आनंद पाल है, इनका पुत्र था त्रिलोचन पाल। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, दोबारा से नाम लिख देता हूं आपको, त्रिलोचन पाल। कौन था त्रिलोचन पाल, आनंद शाही जिनकी मदद की थी गजनी के विरोध में, उन्हीं का पुत्र था। उसको शरण दिया था, किसने शरण दी थी, राजा भोज ने शरण दी थी। अब देखेंगे हम राजा भोज के प्रमुख युद्ध जो कि काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं प्रथम फैक्ट हमारा क्या है, राजा भोज ने त्रिपुरी के कलचुरी नरेश गंगे देव को परास्त किया था। काफी अधिक इंपॉर्टेंट दोस्तों, राजा भोज ने किसे परास्त किया था, त्रिपुरी के जो कलचुरी नरेश थे गंगे देव, इन्हें परास्त किया था। और आपको मैंने शुरुआत में ही बताया था कलचुरी और राजा भोज परमार वंश, इन दोनों के बीच में काफी अधिक विवाद रहा है, और अंत तक आपको यह विवाद देखने को मिलेगा। 1047 में दोस्तों कल्याणी का एक चालुक्य वंश का राजा था जिसका नाम था सोमेश्वर प्रथम, और इसने क्या किया था, इसने भोज को परास्त कर दिया था। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रख लीजिए। 1047 में कल्याणी का चालुक्य वंश का एक सोमेश्वर प्रथम नामक राजा था, और उसने भोज को परास्त कर दिया था और धार नगरी को लूटा था। तो क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है, धार नगरी को कब लूटा गया था, 1047 में लूटा गया था, किसके द्वारा लूटा गया था, तो यह भी मैंने आप लोगों को यहां पर बता दिया है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, राजा भोज के जीवन के अंतिम काल में दोस्तों चालुक्य शासक भीम, तो यही वो चालुक्य शासक आप देखेंगे भीम आते हैं। पहले हमने देखा चालुक्य शासक सोमेश्वर प्रथम थे, इसके बाद हमने देखा चालुक्य शासक भीम और त्रिपुरी के कलचुरी वंश। त्रिपुरी के कलचुरी वंश से इनके जो पहले हमने देखा प्रारंभ के शासकों का भी विवाद था। तो राजा भोज के जीवन के अंतिम काल में क्या होता है दोस्तों, चालुक्य शासक भीम तथा त्रिपुरी के कलचुरी राजा लक्ष्मीकरण दोनों संयुक्त रूप से, अर्थात दोनों ज्वाइंट रूप से आक्रमण करते हैं मालवा पर, और जिसमें भोज राजा भोज लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, और यहीं से आप देखेंगे भोज के शासन का अंत हो जाता है। अब देखेंगे भोज की पत्नी का नाम क्या था, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। लीलावती इनकी पत्नी का नाम था। क्या नाम था दोस्तों, लीलावती इनकी पत्नी का नाम था। अब हम देखेंगे इस वंश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो कि काफी अधिक इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। तो देखते हैं परमार वंश का दोस्तों प्रारंभ कब हुआ था, यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। 9वीं शताब्दी में इसका प्रारंभ हुआ था दोस्तों, 812 ईस्वी के लगभग हुआ था। तो यह पॉइंट आपको याद रखना है, कब हुआ था दोस्तों, 9वीं शताब्दी में इनका हुआ था प्रारंभ, और 812 ईस्वी के लगभग इस वंश का प्रारंभ हुआ था। और यहां पर आपको बताना चाहूंगा राजा भोज द्वारा रचित 84 ग्रंथों में से केवल 21 ही शेष बचे हैं, जो मैंने आपको बताया था। पीछे 23 ग्रंथ हैं, अब खोज लिए गए हैं, परंतु प्रारंभ का जो डाटा था उसके अनुसार 84 ग्रंथों में से केवल 21 ही शेष बचे हुए हैं। राजा भोज की दोस्तों माता का नाम क्या था, सावित्री था। पिता को हमने देख लिया है, सिंधुराज, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। माता का नाम क्या था, सावित्री था, और पत्नी का नाम क्या था, मैं बता चुका हूं, लीलावती पत्नी का नाम था। परमान नरेश देवपाल के शासनकाल में दोस्तों, यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अन्य जो परमान नरेश आते हैं इसके बाद, किनके बाद, राजा
भोज के बाद की जो शासक आते हैं उनको मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। तो परमार नरेश एक नरेश थे जिनका नाम क्या था, देवपाल, और इनके शासनकाल में दोस्तों 1233, याद रखिए इस सन को, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। 1233 में दोस्तों इल्तुतमिश क्या करता है, मालवा पर आक्रमण करता है तथा उज्जैन को लूटता है। तो काफी अधिक फैक्ट यहां से बनता है, उज्जैन को कब लूटा जाता है, किसके शासनकाल में लूटा जाता है, तो उसका राइट आंसर हो जाता है 1233 में इल्तुतमिश द्वारा लूटा जाता है और परमार नरेश देवपाल का शासन होता है। दोस्तों यहां पर इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है हमारा इंपॉर्टेंट फैक्ट और अंतिम फैक्ट, परमार वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों, महलक देव था, और इसे हराया किसने था, अलाउद्दीन खिलजी इसकी हत्या कर देता है। और इस प्रकार से दोस्तों अंत में आप देखते हैं कि जो मालवा जो पूरा राज्य रहता है यह कहां पर मिल जाता है, यह मिल जाता है दिल्ली सल्तनत में। और इसी के साथ हमारा आज की यह वीडियो समाप्त होती है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों इसकी पीडीएफ लेना ना भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसकी पीडीएफ जरूर लीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।